हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो खुशी शाह जी, गुड मॉर्निंग। रौनक, ऋत्विक, दीपांशु, अजेंद्र, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो शिव पूजन जी, विक्रम, दीपक, वीरेंद्र, अर्चना, पूनम। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव एक होता है परमानेंट या जिसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव होता है दूसरा। एग्जीक्यूटिव में ही दूसरा एग्जीक्यूटिव हम लोग देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। कार्यपालिका का पहला प्रकार हम लोगों ने देख लिया था। कार्यपालिका का काम क्या होता है एक्चुअली में? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून को क्या करना, लागू करना। ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। सेंटर पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी कि संघ की मंत्री परिषद होगी, और स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी कि राज्य की मंत्री परिषद होगी। ओके। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में याद रखिएगा कौन आता है, इसको कहते हैं अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका जो है इसमें आते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, कौन आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स, या फिर जैसे हम कहते हैं नौकरशाह। नौकरशाह यानी कि इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं? आईएएस आ जाते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर। इसमें आपके आईपीएस, आईएफएस, है ना, आईएफओएस, ये जितने भी आपके ऐसे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आते हैं, वो आपके क्या होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसी में आपके हर मंत्री के साथ जितने भी मंत्रालय मंत्री होते हैं, उनके साथ क्या होते हैं? उनके सचिव होते हैं। ठीक है। जैसे रेलवे मिनिस्टर है तो उसमें सेक्रेटरी होंगे, जो कि मिनिस्टर को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे उनके कार्य में, उनको एडवाइस करेंगे उनके कार्य के लिए। जैसे होम मिनिस्टर है तो उसके लिए होम सेक्रेटरी होंगे। होम सेक्रेटरी क्या करेंगे? वो होम मिनिस्टर के कार्यों में मदद करेंगे और उनको सलाह देंगे। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर को उनके कार्यों में मदद करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, है ना। यानी कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, क्योंकि इनका ऐसा नहीं होता कि ये 5 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, है ना। ये फिक्स टर्म के लिए होते हैं और ये सरकार के मतलब संचालन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो भी रूल होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, जो भी लॉ बनते हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। ओके। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, ठीक है, यहां तक किसी को कोई इसमें समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो 3 पिलर हम लोगों ने देखा, 3 जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट का, इसे हम लोगों ने देखा। लेकिन याद रखिएगा कई बार फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, है ना, फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? अच्छा, प्रीवियस 2 क्लास का पीडीएफ नोट्स नहीं मिला है, तो ठीक है, मैं आज इसे अपडेट करवा दूंगा, है ना शुभम। अब देखिए फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट जो कहा जाता है, ये आपके कहीं मतलब हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन ऑफनली जो है फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सरकार का चौथा स्तंभ, सरकार का चौथा स्तंभ या फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मीडिया या प्रेस को। एक बार आपके सीडीएस या सीएपीएफ में सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफनली नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें से किसे कभी कभी सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो मीडिया या प्रेस को कहा जाता है। मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा प्रश्न है, एक साधारण सा सवाल है कि मीडिया या प्रेस की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ मीडिया और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, यानी कि यह एक मौलिक अधिकार है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? आपको ये बताना है।
दोस्तों जब हम यहां पर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, नौकरशाह की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के जो सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, सबसे जो हाईएस्ट ऑफिसर है हमारे देश के अंदर, उनको क्या नाम से, उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसे हिंदी में कैबिनेट सचिव कहा जाता है, कई बार ऐसे सवाल बने हैं आपके पेपर में। हिज हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, हिज हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में कौन कैबिनेट सचिव है बता सकते हैं आप लोग? हिज हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे बड़े क्या हैं? सिविल सर्वेंट हैं, है ना? इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। बिल्कुल गारंटी है ना राजभान जी, है ना? 100% 200% गारंटी है। ओके, क्लियर? चलिए, तो इतना आप लोग लिख लीजिए, अब फिर चलते हैं इसके आगे। ये आपको खुद ही अपना, अभी राजभान जी, अभी आप इनिशियली 2-4 लेक्चर ही आपने पढ़ा है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इससे बाहर क्या ही पूछेगा हमारे पेपर में, है ना? तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? जितना आपको कराया जा रहा है उतना आप प्रॉपर आप उसको लिखिए, है ना? और उसको क्या करिए, मतलब उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, ठीक है? क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी? अब देखिए, मीडिया या प्रेस की जब हम बात करते हैं, मीडिया या प्रेस का मैंने सवाल पूछा कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, लेकिन वो किस अनुच्छेद के तहत है, किस आर्टिकल के तहत है, ये आपको बताना है। अब देखिए, मीडिया का एक्चुअली क्या वर्क होता है? मीडिया वर्क एज ए मॉडर, मतलब क्या? मीडिएटर। नाम में ही देखिए मीडिया लगा, पहले आप इसे लिखिए, फिर हम मीडिया का थोड़ा वर्क समझते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी लोकतंत्र में, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया प्लेज इन आवर डेमोक्रेसी, है ना? उसकी अब हम लोग बात करेंगे। भाग 22, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट तुलिका, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल। फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? इन आर्टिकल, मतलब किस पार्ट में है, किस भाग में है? भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। और उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1A, आर्टिकल 19 क्लाउज 1A, जिसके तहत फ्रीडम ऑफ मीडिया या प्रेस, उसको क्या कहा गया? उसको एक फंडामेंटल राइट कहा गया है, उसको एक मौलिक अधिकार कहा गया है। ओके, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सर कैबिनेट क्या होता है? शिवानी जी देखिए, कैबिनेट का मतलब क्या होता है ना, जो संघ में मंत्री होते हैं, संघ की मंत्री परिषद है या राज्य की मंत्री परिषद। लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत अच्छा सवाल पूछा है शिवानी ने, और आप लोगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। कैबिनेट क्या है? देखिए, कैबिनेट वर्ड जो है ना, इसको ना तो हमारे संविधान में कहीं पर डिफाइन किया गया है, हमारे संविधान में कहीं पर यह नहीं बताया गया व्हाट इज कैबिनेट। कैबिनेट जो है ये वर्ड हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है जहां पर यूज किया गया है कैबिनेट वर्ड को, और वो आर्टिकल कौन सा है? 352। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? जो संघ की मंत्री परिषद है, जो केंद्र में मंत्री परिषद है या राज्य में जो मंत्री परिषद है, उसमें कुछ मिनिस्टर जो होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, टॉप क्लास के मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं, लाइक रेल मिनिस्टर, लाइक होम मिनिस्टर, लाइक डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो बड़े बड़े मंत्रियों का जो समूह होता है ना, उसे कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, और कैबिनेट मिनिस्टर का जो समूह होता है उसे कैबिनेट के नाम से वो किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि संघ में टोटल, केंद्र में टोटल 50 मंत्री हैं, उसमें 15, मान लीजिए कि 15 मिनिस्टर ऐसे हैं जो बड़े बड़े मंत्रालय, बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो वो जो 15 मिनिस्टर का ग्रुप होता है ना, उसे कैबिनेट कहा जाता है। इसी तरह राज्यों के अंदर जो राज्य मंत्री परिषद जो होता है, उसमें जो ऐसे 10-15 मिनिस्टर बड़े बड़े होते हैं, 15 मिनिस्टर, वो क्या होते हैं? कैबिनेट के पार्ट होते हैं, ठीक है? और जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग होती है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, अखबारों में, न्यूज में, कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन सरकार ने लिए।
किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वहां पर कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी एज एन एग्जांपल हम लेते हैं कि वुमेन को संसद और विधानसभा में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में वुमेन के को रिजर्वेशन देने के लिए, वुमेन को 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व करने के लिए एक बिल लाया गया, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक। क्या ये ऐसे ही आ गया? याद रखिएगा, नहीं। ये आया तो उसके लिए पहले कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो बैठे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट का जो कोई भी निर्णय होता है ना, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। और कैबिनेट में जो मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं, उसमें जो 10-15 जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर होते हैं वो उस कैबिनेट के हिस्सा होते हैं। और उसी कैबिनेट मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट मीटिंग इज प्रेसिडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। या स्टेट में जो स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट का जो स्टेट कैबिनेट होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। और वहां पर यह निर्णय लिया जाता है, अच्छा हाँ, राज्य सरकार में हमें शराबबंदी लागू करना है, या केंद्र सरकार में मतलब लोकसभा और विधानसभा में हमें क्या करना, वुमेन को 1/3 सीट रिजर्व करना है। यह सारा डिसीजन किसमें लिया जाता है? कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? किसी को अब कोई दिक्कत कैबिनेट से रिलेटेड? धारा 370 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विशाल जी, जब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल प्रोविजन की बात करेंगे। Currently, we are not going to explain Article 370 because it will take at least 1 to 2 hours. ठीक है, 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा अभी उसको एक्सप्लेन करने में। तो आप इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछिए। जब आर्टिकल 370 हम पढ़ेंगे तो वी विल गो इन वेरी डिटेल अबाउट आर्टिकल 370, क्यों आया, क्या समस्याएं थी, क्या मतलब इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। और आर्टिकल 370 को कई लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 डिलीट हो गया। नहीं भाई, ये दिमाग से निकाल दीजिए, आर्टिकल 370 इज नॉट डिलीटेड। Article 370 is still in our constitution. Some provisions of Article 370 is deleted, but entirely Article 370 is not deleted from our constitution. है ना? आप लोग पढ़ते होंगे ना, आर्टिकल 370 को डिलीट कर दिया गया है। नहीं, आर्टिकल 370 इज स्टिल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में अभी भी है। हाँ, उसके कुछ प्रोविजंस, उसके कुछ प्रावधान जो हैं, उसे क्या किया गया है, उसे अब्रोगेट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया है। Is it clear to everyone? किसी को कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 370 पे जब आएंगे तो। अब देखिए, व्हाट इज रोल इन मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इन आवर कंट्री, या किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल होता है। देखिए, मीडिया वर्ड कम्स फ्रॉम मीडिएटर। आपने मीडिएटर सुना होगा ना, तो ये मीडिएटर से ही आया है क्या? मीडिया, मीडिएटर का क्या काम होता है कि किसी दो चीज के बीच में क्या करना, मीडिएटर की भूमिका निभाना। तो मीडिया जो होता है, इसका एक्चुअली में क्या काम होता है, जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या करता है, ये मीडिएटर का काम करता है मीडिया। यानी इसका क्या काम है मीडिया का, कि जो सिटीजन की जो समस्याएं हैं, जो सिटीजन की समस्याएं हैं, इसको कहां तक पहुंचाना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना। सिटीजन्स के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, सिटीजन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, उसको कहां तक पहुंचाना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और गवर्नमेंट की जो अच्छाई या बुराई है, गवर्नमेंट की जो अच्छाई या बुराई है, उसको कहां तक पहुंचाना, उसको सिटीजन तक पहुंचाना। गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की सफलता है या विफलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको कौन, यानी गवर्नमेंट क्या अच्छा काम कर रही है, क्या बुरा काम कर रही है, वो आपको कैसे पता चलती है? मीडिया आपको बताती है। अखबारों में आप पढ़ते हैं कि हाँ, ये सरकार ने ये अच्छे काम किए। न्यूज चैनल में आप देखते हैं सरकार ने ये अच्छे अच्छे काम किए। और जो लोगों की समस्या है वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचती है, वो मीडिया, प्रेस जो है गवर्नमेंट की समस्या, जो मतलब लोगों की समस्याएं हैं, उसे कहां तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। यानी इट वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। हाँ, मीडिया एंड प्रेस बोथ आर सेम थिंग, है ना। मीडिया के कई वो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, पेपर प्रिंट मीडिया होता है। मीडिया एंड प्रेस बोथ आर सेम थिंग, है ना, दोनों एक ही चीज है ना, अमन विश्वकर्मा जी। ठीक है, हाँ, यस पल्लवी सरकार, आई थिंक आपने ठीक कहा है ना। नारद मुनि जो थे वो हमारे एंशियंट टाइम के, जब भगवान का
वो चल रहा था, उसमें वो एक मीडिया का ही काम करते थे, इधर की बातें उधर पहुंचाना, उधर की बातें उधर पहुंचाना, है ना, वो न्यूज रिपोर्टर थे एक तरह से। प्रेजेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा हैं, है ना, कैप्टन विक्रांत प्रजापति जी, ठीक है। प्रेस जो आप मतलब क्या कहते हैं, न्यूज चैनल पर जो आप कोई चीज देखते हैं, अखबार में जो पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ प्रेस, वो क्या है, प्रेस का ही एक प्रकार है, ठीक है। अब देखिए मीडिया जो है वर्तमान, पहले क्या है ना, आप एक चीज समझो, अभी आ रहे हैं राधे जी, आपके सवाल पर आ रहे हैं, और किसी का कोई दिक्कत। अब देखिए मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया जो होता है किसी भी एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए, कोई भी एक अच्छा लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बेटर डेमोक्रेसी के लिए एक निष्पक्ष मीडिया का होना आवश्यक है। एक मतलब ऐसा मीडिया जो कि ना तो सिटीजन का पक्ष ले, ना ही गवर्नमेंट का पक्ष ले, गवर्नमेंट का पक्ष ना ही गवर्नमेंट का पक्ष ले और ना ही सिटीजन का पक्ष ले, जो भी चीजें हैं बिल्कुल उसे निष्पक्ष रूप से दिखाए। लेकिन नाउअडेज, आज के समय में अगर देखेंगे, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी मतलब आपके न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी आपके मतलब प्रिंट मीडिया हैं, जितने भी अखबार हैं, वो या तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का बखान करते हैं, या फिर कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बुराइयों को डिस्कस करते हैं। आजकल जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मतलब क्या होता है ना, मीडिया हाउसेस में बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में, भूखमरी है, बेरोजगारी है, किसान सुसाइड, फार्मर्स सुसाइड है, डोमेस्टिक वायलेंसेस के कई सारे इश्यूज हैं। मीडिया इन सभी न्यूज को नहीं दिखाएगी, मीडिया इन सभी न्यूज को नहीं दिखाते। मीडिया क्या दिखाती है, जो लोगों को, जिससे उनके टीआरपी पर इफेक्ट पड़े। सीमा हैदर, है ना, आपने रिसेंटली देखा होगा, सीमा हैदर, सीमा हैदर, अरे भाई क्या है ये, सचिन और सीमा हैदर की स्टोरी पूरा दिन भर चला रहे हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक चला रहे हैं न्यूज पे। इससे क्या होगा, ये क्या हमारी देश की समस्या है? भाई हमारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है, इन सभी को दिखाने का काम करिए, है ना। क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम, है ना, हिंदू मुस्लिम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पे किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी जो उसे फंड करती है, पार्टीज कहती है भाई साहब मैं आपको इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं, आपको रियल इश्यूज नहीं दिखाने हैं, रियल जो समस्याएं हैं देश के अंदर उसे आपको नहीं दिखाना है। लोगों को आप बहकावे में रखिए कि यहां पर ये चल रहा है, यहां पर ये चल रहा है ना। तो प्रेजेंट में मीडिया जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मीडिया का जो काम होता है वो मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। मीडिया का काम होता है नागरिकों को जागरूक करना, उनके राइट्स के लिए, सरकार की जो अच्छाई है, सरकार की जो बुराई है, उसको क्या करना, दिखाना। क्लियर है पॉइंट? एक इंडेक्स होता है ना, जो कि दिखाता है कि हमारे किस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है, और उस इंडेक्स में हम बुरी तरह से पीछे हैं। हमारे देश के अंदर मीडिया को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? मतलब जिसको गोद ले लिया गया हो, जिसको फंड किया गया हो सरकार के द्वारा, है ना। हरे कृष्णा जी। चलिए खैर, अब देखिए ये कौन, पता नहीं लप्पू सा सचिन, क्या मतलब है यार इसका? लोगों को भी मजा आ रहा है, मीडिया वाले की भी टीआरपी बढ़ रही है, तो वो उसे दिखाने में मगन है। इन समस्याओं के अंदर, इन चीजों के अंदर जो हमारी मूल समस्याएं हैं देश की, वो कहीं क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसे नहीं दिखा पाती है मीडिया। दिस इज द फेलियर ऑफ मीडिया इन एनी कंट्री। ये किसी भी देश के अंदर मीडिया की विफलता है, अगर वो वाकई में मूल समस्याओं को नहीं दिखा पा रही है। बिल्कुल पढ़ाएंगे ठाकुर साहब जी, आप इतने डिटेल में पढ़ाएंगे ना, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। क्लियर है यहां तक? यस खुशी जी, योर कमेंट इज विजिबल। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, है ना। रुचि जी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, ठीक है। व्हेन वी डिस्कस ऑल इंडिया सर्विसेज, याद रखिएगा आर्टिकल 312
में जब हम अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको यह याद रखना है 3 ही सर्विसेज ऐसे हैं जिसे ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं में 3 ही सर्विसेज आते हैं। एक आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक आता है भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक आता है IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी भारतीय वन सेवा। ये 3 ही सर्विसेज ऐसे हैं जिनको अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, 162 है आई थिंक, है ना, 162 है, क्लियर है। रिसेंट वाला देख लीजिएगा क्या है, करंट वाला, वो करंट में आप लोग पढ़ेंगे, है ना। ये देख लीजिएगा, TRP का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, है ना, रेटिंग दिया जाता है, हाँ ये मतलब लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। मीडिया की जो स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए में दी गई है, अमन विश्वकर्मा जी। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वो 6 स्टेट में ही क्यों है। तो देखिए, इसका जवाब आपको जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में मिलेगा। प्रेजेंट में आप बस इतना समझिए कि आप कोई स्टेट हैं, है ना, आप कोई स्टेट हैं, आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना है या नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि मैं पार्लियामेंट हूं और आप लोग स्टेट हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं पार्लियामेंट हूं, आप लोग क्या हैं, स्टेट हैं, है ना, और आप में से कोई अभी कहें कि सर ऐसा करिए ना, अभी ये छोड़िए, अभी पार्लियामेंट स्टार्ट करते हैं, पार्लियामेंट को पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। आप लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि नहीं सर को पार्लियामेंट पढ़ाने के लिए, सभी लोगों ने 50% मेजोरिटी से कहा कि सर अभी आप पार्लियामेंट पढ़ाओगे, और मैंने आपका ले लिया प्रस्ताव, हाँ देखा, अच्छा पार्लियामेंट को पढ़ाना है। मैंने कहूंगा भाई क्या है ये पार्लियामेंट, अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, कहां से पार्लियामेंट पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं आपके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं मैं ये पास नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ाऊंगा। सेम ऐसा ही होता है स्टेट, कोई भी स्टेट जो है वो चाहे अपने अगर राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना है तो वो राज्य क्या करता है, उसके लिए एक प्रस्ताव भेजता है, पास करके एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट के पास भेजेगा कि संसद जी हमारे राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दीजिए, या हमारे राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को समाप्त कर दीजिए। अब ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो उसको मतलब पास कर दे। अगर पार्लियामेंट अगर उसे पास कर दे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन या अबॉलिशन हो जाएगा, और पार्लियामेंट अगर पास नहीं करे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश नहीं होगा। ठीक है, ये कोई राज्य के ऊपर, अपने राज्य की मर्जी के ऊपर है, ये कराना चाहे तो कराओ, नहीं कराना चाहे तो मत कराओ, है ना। राज्य रेजोल्यूशन भेजेगा, पार्लियामेंट उस पर डिसीजन, अगर फाइनल पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा उसे तो हो जाएगा, पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा नहीं होगा। रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, यानी कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, ममता दीदी की सरकार, उसने कहा कि हमारे राज्य में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दीजिए। उसने एक प्रस्ताव सेंटर के पास भेज दिया है, पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उस पर डिसीजन ही नहीं ले रहे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, अगर हम आगे बात करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक फर्जी है, उसका एक्चुअल में कोई वर्क नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास अगर हम देखें तो कोई पावर ही नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्चुअली में क्या है, कोई अगर राजनीतिक पार्टी है, उसके कोई नेता है, चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गए, है ना, अब उनको कैसे हमें गवर्नमेंट में लाना है उसका एक बाईपास है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग आगे बात करेंगे काफी डिटेल में, ठीक है, अभी बस आप इतना समझिए। क्या क्वेश्चन है खुशी, एक बार फिर से पूछिए, मैंने आपको क्वेश्चन शायद देखा नहीं है ना। चलिए, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना नितेश, एक्चुअली में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई पावर नहीं होता उसके पास। जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ेंगे ना, उसके पावर्स के बारे में बताएंगे, आप खुद कहेंगे सर ये तो फर्जी है, इसे तो हर राज्य में अबॉलिश कर देना चाहिए। बाकी जो 6 स्टेट है जहां पर है वहां पर भी इसे समाप्त कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। सर विधानमंडल क्या है, जैसे देखो प्रिया, केंद्र में संसद है ना, उसी तरह हर राज्यों में क्या होता है, अपना एक विधानमंडल होता है जो कि राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है। जैसे पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उसी तरह हर राज्य में कानून का निर्माण करने के लिए राज्य विधानमंडल होता है। इज इट क्लियर? हो सकता है नीरज जी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन करता है, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है वो, पॉलिटिक्स ही पॉलिटी होता है, कह सकते हैं कुछ ही, है ना। चलिए,
एमएलसी, हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना, उसे एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। सुमित, क्या आपका सवाल है? देखो कई सारे सवाल है बाबू, है ना, और हर सवाल को अगर मैं इस तरह, मतलब आपका सवाल मुझे दिखा नहीं, है ना, तो अब ऐसे अगर मैं सिर्फ डाउट से लेता रह जाऊं तो फिर तो हो सकता है कि पूरा हमारा डाउट्स में ही पूरा क्लास चला जाए ना, फिर हम नया कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए खैर, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रकार। अब देखिए, जब सरकार के प्रकार की बात करते हैं, सरकार के प्रकार की बात करें, तो सबसे जो पहला यूनियन काउंसिल क्या है? जो संघ का, केंद्र में जो मंत्रियों का जो समूह होता है, केंद्र सरकार में यानी कि पूरे देश का जो मंत्रियों का समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर नहीं आता, वो सेंट्रल सर्विसेज में आता है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, जिसमें कि राज्यों के जो निर्वाचित एमएलएज होते हैं, राज्यों के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचित विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। प्रोसीजर क्या होता है हम लोग बात करेंगे आगे, राज्यसभा जब पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। ठीक है। विधानमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? विधानमंडल में जैसे अगर कहीं पर 2 हाउसेस है इरशाद, अगर कहीं पर विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा से चुने जाते हैं, विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष विधान परिषद से चुने जाते हैं, है ना, उनका चुनाव होता है ना। हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, सरकार के प्रकार में। तो सबसे पहला टाइप जो होता है गवर्नमेंट का, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। देखिए, डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, राज्य विधानसभा और राज्य विधानमंडल में क्या अंतर है? आदर्श जायसवाल जी, आई थिंक आप कल की क्लास में नहीं थे। देखिए, ये स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है। सभी बच्चे एक बार समझ लो, राज्य विधानमंडल है, और ये राज्य विधानमंडल है ना, तो राज्य विधानमंडल का एक अंग है कौन? विधानसभा। ये राज्य विधानमंडल है, इसका एक अंग होता है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा क्या है? इसका एक ऑर्गन है राज्य विधानमंडल का, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। और कहीं पर अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आएगा, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर अगर नहीं है तो यहां पर क्या है? गवर्नर और विधानसभा, इससे मिलकर क्या होता है? आपका राज्य विधानमंडल का गठन होता है, यानी कि राज्य विधानमंडल का एक ऑर्गन है क्या? विधानसभा। यस, जुडिशियरी रह गया, देखिए जुडिशियरी रह गया। हाँ, अभी हम लोग जुडिशियरी के पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे, है ना। वेट फॉर ए मिनट, है ना। जुडिशियरी पहले देखना है, थर्ड पिलर जो है हमारा गवर्नमेंट का, थर्ड पिलर ऑफ गवर्नमेंट इज जुडिशियरी। जुडिशियरी या न्यायपालिका, थर्ड पिलर हमारा रह गया। याद दिलाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, है ना। अब देखिए, ये जुडिशियरी का क्या काम होता है ना। अभी आ रहे रह गया है वो, थर्ड पिलर रह गया, कोई नहीं। जुडिशियरी का क्या काम होता है? इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यानी कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, या प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की व्याख्या करना, कानून की क्या करना? व्याख्या करना। ये किसका काम होता है दोस्तों? ये जुडिशियरी का काम है। यानी कि अगर आपने कोई लॉ को तोड़ा, कोई कानून को अगर आपने ब्रेक किया, ठीक, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जुडिशियरी जो होती है क्या करती है? उसके ऊपर, मतलब कि उसमें वो पहले आपका पुलिस में जाकर आप एफआईआर करते हैं, फिर पुलिस क्या करती है? केस फाइल करती है, फिर उसे कोर्ट में लेकर जाया जाता है, और जो भी कोर्ट है वो कोर्ट क्या करती है? उसके ऊपर निर्णय सुनाती है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो जुडिशियरी है ना, हमारे देश में जो जुडिशियरी है वो 2 प्रकार की, मतलब जुडिशियरी जो है, एक तो क्या है? सबसे पहले इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का क्या मतलब है?
इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह है कि जो भी जुडिशियरी है, जुडिशियरी के काम में, जुडिशियरी के काम में लेजिस्लेटिव यानी कि जो विधायिका है वो, और जो एग्जीक्यूटिव है वो कोई मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगी। जुडिशियरी अपना काम इंडिपेंडेंट करेगी, स्वतंत्र रूप से करेगी। इसमें लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है उसका कोई रोल नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसके काम में। क्लियर? जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, और हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, वो बताना है कौन सा आर्टिकल है, जिसमें यह कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन फ्रॉम जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह आपको बताना है। सभी बच्चों से यह सवाल है। जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कि जुडिशियरी के को बाकी के जो दो ऑर्गन्स हैं वो इसके काम में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगी, ये अपना काम स्वतंत्र रूप से करेगी। इसलिए अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ये कौन अपॉइंट करती है? खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलकर करते हैं। उसमें जुडिशियल जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब। द्विसदनात्मक विधानमंडल, रोहन सैनी जी, कल की क्लास में आप नहीं थे। कल की क्लास में मैंने कम से कम 5 बार इस चीज को बताया था। अगर कोई विधानमंडल है, वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदन हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, उसे हम कहते हैं द्विसदन। क्योंकि वहां पर 2 सदन है, तो इसलिए उसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। और जो आपके 22 स्टेट हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, वहां पर विधान परिषद नहीं है। 3 यूटीएस हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक ही सदन है, इसलिए उसे एक सदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। इज इट क्लियर रोहन? आर्टिकल 50 हमारे संविधान के भाग 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 50 है, और उसमें कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 में करी गई है। और यह सवाल आपके सीडीएस, सीएपीएफ, आपके एनडीए, इस सभी पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है। क्लियर? हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा क्या है आपका? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी है। अब कहेंगे सर व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड जुडिशियरी? व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड जुडिशियरी? यानी कि एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका ये क्या है? बात करते हैं क्या है एकीकृत न्यायपालिका, समझिएगा। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चला। क्या हेल्प है रितेश जी? हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चला और उसके लिए केस जो चला वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, कोई जिला न्यायालय है, उसमें आपका ऊपर मुकदमा चला और उस मुकदमे में कोई निर्णय दिया गया है ना कि इसे जो है फांसी पर लटका दो या इसे आजीवन कारावास दे दो। अब अगर आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं, लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो यू कैन अप्रोच टू सुपेरियर कोर्ट, यानी कि आप अप्रोच कर सकते हैं कहां पर? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। मेरा आप लोगों से सवाल है कि हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? देखिए मैं बार बार आपसे आर्टिकल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जितना मैं पूछूंगा आर्टिकल उतना आपको याद होगा। ये सिर्फ और सिर्फ याद कराने का आपको तरीका है, आपको याद कराने का तरीका है, आपको परेशान करने का ये तरीका नहीं। ये मत समझना सर ये क्वेश्चन पूछ के बार बार परेशान करें, नो। जितना मैं आपसे आर्टिकल पूछूंगा उतना आपको ये चीजें याद रहेगी। हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है आपको यह बताना है। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 25 हाईकोर्ट, 25 हाईकोर्ट हैं टोटल। हाँ राजभान जी, भाई साहब इनका काम होता है स्टेट के लिए कानून का निर्माण करना, राज्य के लिए। मान लीजिए कि आप यूपी से हैं या आप राजस्थान से हैं,
तो यूपी से अगर यूपी का विधान परिषद और विधानसभा है तो वो वहां के लिए कानून बनाएगा, राजस्थान का विधानसभा है तो वो राजस्थान के लिए कानून बनाएगा, है ना, क्लियर। अब देखिए ये हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि यस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आजीवन कारावास का, इट इज मतलब ये सही है, करेक्ट है। यू कैन अप्रोच टू वेयर, सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपका इसका एक एग्जांपल दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट जब जाकर कोई निर्णय देती है, यानी कि अगर आप हाईकोर्ट के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट डिसीजन इज फाइनल। अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है फॉर एनी क्राइम, यानी कि डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है आपको फॉर एनी क्राइम, देन आपके पास एक ऑप्शन होता है, यू कैन अप्रोच टू प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट के पास जाकर एक मर्सी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट अपने आर्टिकल 72 के तहत जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, पार्डनिंग पावर, उस पार्डनिंग पावर का, क्षमादान शक्ति का यूज करके प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आपके सजा को, आपके दंड को या तो माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। वो हम जब पार्डनिंग पावर में आएंगे तो बात करेंगे। निखिल, अभी हम स्केड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वी आर डिस्कसिंग जुडिशियरी। इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग जुडिशियरी देन यू कैन आस्क व्हाट इज दिस सर, स्केड्यूल 5 बता दो। करेंटली आई एम डिस्कसिंग शेड्यूल, अभी हम स्केड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं। जब हम स्केड्यूल डिस्कस करेंगे देन वी विल गो इन वेरी डिटेल अबाउट स्केड्यूल्स। ये क्या है कि सर अभी स्केड्यूल 5 बता दो, यार स्केड्यूल 5 पढ़ेंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज की बात करेंगे, वो 10 स्टेट है, वहां पर कौन कौन से 10 स्टेट हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर। यार आप लोगों का ये तरीका बिल्कुल गलत है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट नहीं, इसके इतर आप लोग डाउट पूछना, और इसमें क्या होता है, पूरी क्लास हमारी क्या हो जाती है, इसमें खराब हो जाती है। प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग आस्किंग डाउट। जब आप डाउट पूछो तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि इससे रिलेटेड डाउट आप पूछिए। जज एग्जाम देकर बनते हैं, देखो सुमित, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला जज होते हैं, उनके लिए एग्जाम होता है स्टेट के अंदर। स्टेट में होता है जुडिशियल सर्विसेज होता है, और जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जजों का अपॉइंटमेंट होता है। बाकी हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका एग्जाम नहीं होता, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है बाय कॉलेजियम सिस्टम होता है ना। सुप्रीम कोर्ट की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है निखिल, दैट इज इन एट द सेंटर इन न्यू दिल्ली, एक ही है सुप्रीम कोर्ट, ओके। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 के तहत होता है, हाईकोर्ट का गठन आर्टिकल 214 यानी 214 के तहत होता है, क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के तहत होता है ना, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, है ना। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि राहुल गांधी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी को ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, आपने सुना होगा। He is member of parliament from Wayanad constituency of Kerala, है ना। तो आपने सुना होगा कि उनको क्या कर दिया गया, सूरत के जो कोर्ट है, सूरत के कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उनको ऊपर 2, मतलब कि सूरत के कोर्ट ने उनके ऊपर 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई, 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई फॉर डेफेमेशन, है ना। उन्होंने मतलब किस मोदी कम्युनिटी को लेकर कुछ बोला था, तो किसी ने वहां पर केस फाइल कर दिया था सूरत कोर्ट में, और वहां पर उनके खिलाफ मतलब जो निर्णय आया कि आपने डिफेम किया, इसके लिए आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, 2 साल की सजा सुनाई जाती है ना। हाँ, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, बट इन सम केसेस, कुछ ही केसेस में क्या है ना, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इफ योर फंडामेंटल राइट इज गेट वायलेटेड। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। इन अदर केसेस यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। Some of cases are only introduced in Supreme Court in original jurisdiction. जब हम original jurisdiction of Supreme Court बात करेंगे वहां पर we will discuss it in very detail. Okay. अब देखिए, आपको समझना है, जो राहुल गांधी वाला एग्जांपल है इसको समझिए। राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब आपको 2 साल की सजा दी जाती है, और इस 2 साल की सजा के आधार पर अगर हमारा मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा सुनाया जाता है तो उसे
एमपी के यानी कि पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे देश में एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और उसमें एक प्रावधान कहा गया है कि अगर किसी भी एमपी या किसी भी एमएलए या किसी एमएलसी को 2 साल या उससे ज्यादा का दंड सुनाया जाता है फॉर एनी क्राइम, और किसी भी क्राइम के लिए, तो ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि उसे एमपी के पद से या एमएलए या एमएलसी के पद से हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऐसा ही आपने कुछ दिन पहले 5-6 महीने पहले सुना होगा, जो राहुल गांधी है उनको एमपी के पद से हटा दिया गया, उनका घर खाली करवा दिया गया। बट राहुल गांधी, हमारे देश में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। राहुल गांधी ने कहा नहीं, ये हमारे खिलाफ गलत निर्णय हुआ। तो राहुल गांधी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत में कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ वो हाई कोर्ट चले गए, और वो कहां चले गए, गुजरात हाई कोर्ट चले गए। गुजरात का जो हाई कोर्ट है वहां पर जाकर उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि ये जो जजमेंट है ये सही नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा नो, ये डिसीजन जो है बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। तो यहां के डिसीजन के खिलाफ वो फिर कहां गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। कौन, राहुल गांधी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, राहुल गांधी के साथ ये गलत हुआ है। ही इज नॉट ए क्रिमिनल, ये क्रिमिनल नहीं है, ये पॉलिटिशियन है, इनका रिकॉर्ड बैकग्राउंड सही रहा है, आज तक इन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, तो ये इनके साथ गलत हुआ है। तो ये 2 साल की जो सजा दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है, और उन्होंने उस सजा को क्या किया, कहा कि नहीं ये फर्जी। तब जाकर फिर राहुल गांधी जो है क्या हुआ, कहा कि नहीं, फिर वो एमपी के रूप में उन्होंने कहा कि नहीं, ही कैन बी कंटिन्यू एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कहा, किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यू कैन नॉट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। कुछ ही मामले हैं जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे को लेकर जा सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। किसी को कोई समस्या यहां तक? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब आपको समझ में आ गया? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। वेरी गुड तुलिका, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अमित शाह जी आ जाएगा, है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 214 में है ना? हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 214 में है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी क्या है एंड बाइकैमरल में 6 स्टेट क्यों है? राधे, ऑलरेडी मैंने बता दिया। यूनियन टेरिटरी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि डायरेक्टली, मतलब कुछ छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो कि डायरेक्टली सेंटर के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, केंद्र सरकार के डायरेक्ट उसमें रहते हैं। वहां पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर कि सेंटर ही कानून बनाती है, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल इसलिए है क्योंकि वो 6 स्टेट जो है, उन 6 स्टेट का मतलब वो स्टेट के फाइनेंशियल, मतलब वो देखकर किया जाता है कि स्टेट का वित्तीय इतना शक्ति है कि नहीं है, स्टेट के पास इतना पैसा है कि नहीं, स्टेट के पास अपना विल है कि नहीं, ये स्टेट के विल पर किया जाता है। स्टेट अगर चाहे तो पार्लियामेंट अनुमति देती है, तो बाकी स्टेट नहीं चाह रहे हैं। 6 स्टेट नहीं कहा है। आंध्र प्रदेश ने तो यहां तक कह दिया, भैया हमारे राज्य में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसको अबॉलिश कर दीजिए। उन्होंने पार्लियामेंट के पास भेजा है अपना रिजोल्यूशन पास करके। पार्लियामेंट अगर अनुमति दे देगी तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये स्टेट के विल पर, स्टेट की इच्छा पर डिपेंड करता है ना? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल है विशांत, आप देख सकते हो। 2 कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोई आर्टिकल मतलब हम लोग बात करेंगे कुंदन राणा किंग जी, जब हम जुडिशियरी के अंदर आएंगे तब आपको बताएंगे वहां पर क्या है, ये किसके अंदर आता है।
जुडिशियरी जो है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखिए जुडिशियरी का क्या काम होता है, कोई भी कानून है उस कानून की क्या करना, रक्षा करना, या किसी कानून में अगर कोई मतलब कोई कानून में कहीं दिक्कत, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस कानून की व्याख्या करना, ये किसका काम होता है, ये जुडिशियरी का काम होता है। और हमारे देश में क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यानी कि जुडिशियरी के काम में ना तो लेजिस्लेटिव कोई हस्तक्षेप करेगा और ना ही एग्जीक्यूटिव कोई हस्तक्षेप करेगा। जुडिशियरी अपना काम इंडिपेंडेंट रूप से करेगी, पहली बात तो ये। और दूसरा, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है हमारे देश में, यानी एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के जजमेंट से खुश नहीं है, यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अगर जजमेंट से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कोर्ट आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, शुभ पट्टदारजी, सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय होता है इसके नीचे भी। यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ये चीज, है ना। जब हम जुडिशियरी में आएंगे, जब हम पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर हम बहुत डिटेल में जाएंगे। यहां पर हाई कोर्ट कितना आर्टिकल में आता है सर, हाई कोर्ट जो होता है याद रखिएगा आर्टिकल 214 में आता है, और सुप्रीम कोर्ट जो आता है ये आर्टिकल 124 में आता है। ठीक है, क्लियर। पूरे देश में 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना। आर्टिकल पढ़ाएंगे जयंत, है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि ये यहां पर आप ना रेलवे का ग्रुप डी का एमटीएस का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि एक दिन में सारा आर्टिकल पढ़ा दिया। मैंने कल भी बताया आपको, जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे तो वहां से आर्टिकल हमारा स्टार्ट होगा, और जब पूरी पॉलिटी पढ़ते रहेंगे तो ये आर्टिकल चलता रहेगा साथ साथ हमारा, है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम एक साथ मतलब एक दिन में पूरा आर्टिकल पढ़ा देंगे, एक एक आर्टिकल को पढ़ने में एक एक दिन का वक्त जाता है बाबू। कलेजियम सिस्टम क्या होता है, अनिकेत रामचंद्र माली जी एंड अजिंद्र सिंह जी। कलेजियम सिस्टम जो होता है दैट इज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने के लिए 5 जजों का एक कलेजियम होता है। हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजों का एक कलेजियम होता है। We will discuss collegium system in very detail when we talk about appointment of judges of Supreme Court and High Court। जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात करेंगे वहां पर हम कलेजियम सिस्टम को देखेंगे। उसमें फर्स्ट जजेस केस क्या था, सेकंड जजेस केस क्या था, थर्ड जजेस केस क्या था, फोर्थ जजेस केस क्या था, एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, उसे क्यों समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सब कुछ पढ़ेंगे बाबू। लेकिन अभी तो हम जुडिशियरी को पूरा डिटेल में, अभी पूरा जुडिशियरी खत्म तो कर नहीं रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, ध्यान से समझिएगा। डेमोक्रेसी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, ये सरकार का पहला प्रकार है डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करें तो इसको डिफाइन किसने किया, इसको डिफाइन किया दोस्तों अब्राहम लिंकन ने। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसको सबसे पहले जो डिफाइन किया वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, है ना। इन्होंने क्या कहा डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने क्या कहा, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन, लोगों के लिए किया गया शासन। यह ऐसा किसने कहा डेमोक्रेसी के बारे में, ऐसा कहा किसने, ऐसा कहा अब्राहम लिंकन ने। आपसे पूछा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा, या सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा किसने कहा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा। अब हम इसे डिटेल में, पहले आप इस 2 लाइन को लिखिए फिर हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, पहले आप इसे लिखिए फिर हम चलते हैं इसके आगे। सेशन कोर्ट इन हिंदी, सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय बोलते हैं असीन जी। ठीक है, देखिए आप लोग ना बिल्कुल परेशान नहीं है, अभी स्टार्टिंग की क्लास है तो 2-4-10 क्लास में ऐसे डाउट्स होंगे बच्चे के, और मुझे वो देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ताकि बच्चों को ना कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एक फ्लो में आ जाएंगे ना, फिर ऐसे डाउट्स बच्चों के मन में ना तो होंगे ना मुझे बताने की जरूरत होगी। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। दीपक पांडे, न्यायाधीश की आयु हाई कोर्ट में 62 ईयर होती है, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर होती है
है ना, जब हम आएंगे तो वहां पर बात करेंगे। अभी टाइम नहीं हुआ, वी हैव 5 to 7 मिनट्स, है ना। सुमित जी, अगर आपको लग रहा है टाइम हो गया तो यू कैन लीव, बट मैं तो 5-7 मिनट अभी पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप का कोर्ट है हमारे देश में, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। चलिए, अब देखिए डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है ना, आप देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। यहां पर एक वर्ड है आपका डेमो, और एक वर्ड है यहां पर क्या आपका क्रेसी। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड है आपका डेमो और दूसरा वर्ड है आपका क्रेसी। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ये जो डेमो है, डेमो वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इट्स एक्चुअल मीनिंग इज पीपल। पीपल यानी जिसे हम कहते हैं लोग या प्रजा या जनता, है ना, लोग या जनता, ठीक है। और क्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या होता है? रूल, यानी कि तो ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की अगर एक्चुअल बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ पीपल। ये वर्ड ही कह रहा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड ही कह रहा है कि इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ पीपल, यानी कि जनता का शासन। यानी कि व्हेन पीपल गवर्न्ड बाय देमसेल्व्स, जब जनता अपना शासन खुद करे, जब जनता अपना शासन क्या करे? खुद करे, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं क्या? हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के भी 2 प्रकार हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मेरी बात को बस ध्यान से आप सुनिएगा, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, रमाशंकर जी, वन अ मेल इज मैरिड टू मेल और ए फीमेल इज मैरिड टू फीमेल। कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वी विल नॉट अलाउ दिस इन इंडिया, हम लोग इसे अलाउ नहीं करेंगे। इसको लेकर कई सारे कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपना जजमेंट दिया कि नहीं, वी आर नॉट अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज, यानी कि समलैंगिक विवाह की अनुमति इंडिया में हम नहीं देंगे। दैट्स इट। सर आप यूपी से हैं क्या या फिर गुजरात? आई एम फ्रॉम बिहार, है ना, भागलपुर एक जिला है बिहार में, वहां से। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे मान लीजिए कि लोग अपना शासन डायरेक्टली करे, खुद से, प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन खुद करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप किसी गांव के रहने वाले हैं, कोई ग्राम पंचायत में है, और उस ग्राम पंचायत में क्या होता है कि ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा का मतलब क्या होता है समझना है आपको। जैसे आप किसी भी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, XYZ विच एवर, और आप जिस ग्राम पंचायत में हैं, उस ग्राम पंचायत के अंदर जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स यानी कि जो मतदान कर सकते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। 18, हमारे देश में वोट का न्यूनतम आयु क्या 18 वर्ष है? सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर ही नहीं है उम्र, बल्कि वहां उस गांव का जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम भी है, वो एलिजिबल वोटर हुआ, तब जाकर वो मतदान कर सकता है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 18 साल के ऊपर के हैं, आप जाएंगे वोट देने, भगा देगा आपको, नहीं जाओ, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तुम एलिजिबल वोटर नहीं हो। यानी कि किसी ग्राम पंचायत के अंदर जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, योग्य मतदाता होते हैं, उनसे मिलकर किसका गठन होता है? ग्राम सभा का गठन होता है। कहेंगे सर आपने ऐसा कहां देख लिया, ऐसा कहां लिखा गया है? तो भाई साहब, ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल
243 बी में रखा गया, 243 बी, 243 बी में लिखा गया है कि ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत मेक्स ग्राम सभा। और जब भी आपके गांव में भी कहीं पर अगर मान लीजिए पुस्तकालय बनना है, कहीं पर स्ट्रीट लाइट लगना है, गांव में कुछ स्कूल बनना है या कोई काम होना है गांव में, तो क्या होता है कि एक रिक्शा वाला एक ठेले वाले को दे देते हैं लाउड स्पीकर माइक, भैया पूरे गांव में अनाउंस कर दो कि आज ये डिसीजन लिया जाएगा, सभी लोग गांव के किसी फील्ड में इकट्ठा हो जाएं या गांव के किसी कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठा हो जाए, जितने भी एलिजिबल वोटर्स है सबको पूरे गांव में एक बार अनाउंस कर दो। होता होगा आपके गांव में रिसेंटली, आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल तो ये अनाउंस करने वाला समय चला गया, आजकल तो टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक का ग्रुप है, वहां पर डाल दिया जाता है कि जितने भी वोटर्स हैं इस ग्रुप में सभी लोग आज यहां पर आ जाइएगा, यहां पर इन चीजों को लेकर फैसला लिया जाएगा। आजकल ये सिस्टम चल रहा है। जब तक ये व्हाट्सएप टेलीग्राम ये सब नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो उस समय गांव में पूरा ऐसे थाली बजा करके अनाउंस करते थे या फिर लाउड स्पीकर से अनाउंस करते थे और सब लोग फिर इकट्ठा होते थे। और वहां पर जो गांव ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स थे वो मिलकर कहते थे कि भाई साहब आज हम अपने गांव में इस विद्यालय का निर्माण इस जगह पर करेंगे, कौन कौन राजी हैं इसमें? कहते कि हाँ हम लोग राजी हैं। अगर आधे से ज्यादा लोग कहते थे राजी हैं तो कहेगा ठीक है, इस जगह पर विद्यालय बनेगा या इस जगह पर पुस्तकालय बनेगा, इस जगह पर कम्युनिटी सेंटर बनेगा, इस जगह पर स्ट्रीट लाइट लगेगा, इस जगह पर जो भी है वो बनेगा। यानी कि ग्राम सभा विलेज के लेवल पर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एट विलेज लेवल इट इज फिजिबल। ग्राम स्तर पर यह संभव है क्योंकि एक गांव के लोगों को हम एक जगह, एक फील्ड में, एक कम्युनिटी सेंटर में हम इकट्ठा कर सकते हैं। यस और नो? बट इज इट पॉसिबल फॉर एंटायर कंट्री? इज इट पॉसिबल फॉर एंटायर स्टेट? इज इट पॉसिबल फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट? नो। क्या ये पूरे देश के नागरिकों को एक जगह, पूरे देश के जो वोटर्स हैं उसे एक जगह पर उसे क्या मतलब वो करना पॉसिबल है? भाई 130 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पर 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया जा सके। कोई स्टेट है तो वहां पर मान लीजिए 1 करोड़ का आबादी है, उसमें 50 लाख वोटर्स हैं, तो उस 50 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां पर अब स्टेट के लिए अगर कोई कानून बनाना है, अगर पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना है, तो वहां पर हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? वी हैव टू अडॉप्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां पर हम किसका सहारा लेते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सहारा लेते हैं। यानी कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ग्राम सभा इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Gram Sabha is best example of direct democracy, and parliament, state legislature, MPs, MLAs, they are examples of indirect democracy. वो किसके एग्जाम्पल हैं? वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग इसे कल देखेंगे। एक मतलब कल की मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल अगर होती है तो कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक जब मंडे को होगी, है ना, तो हम लोग उसे उसमें देखेंगे। मैं अभी बात की गई है कि शायद आपकी जो पॉलिटी की जो क्लास है वो रेगुलर हो जाएगी, इस वीक से हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपकी ये जो क्लास है रेगुलर 11 बजे होगी, डेली होगी, फिर मंडे टू सैटरडे। ओके, तो अगर इस वीक रेगुलर हो जाती है तो कल होगी, नहीं तो फिर मंडे से आपकी जो है आपकी क्या होगी, मतलब रेगुलर क्लासेस होंगे। तो मंडे को हम इसके आगे के मुद्दों को कंटिन्यू करेंगे। और ये इनिशियल देखिए 8-10 क्लासेस जो है पूरा हमारा बेसिक चलेगा। अभी 10 क्लासेस तो मिनिमम हमारा बेसिक चलेगा, ताकि आपके सारे जिन बच्चों के अंदर जो छोटे छोटे डाउट्स है ना, वो छोटे छोटे दूर होते रहेंगे डाउट, और उनका भी डाउट जायज है ना, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। सर डाउट बहुत बच्चों के इनिशियल क्लासेस है ना, बच्चों के मन में होता है, कोई चीज नया पढ़ना शुरू करिए तो बच्चे सर ये क्या है, ये 8-10 दिन में ये सारा खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।